बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चों, आज हमने जिस तरह के अपना बायोकेमिकल का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने बायोलॉजिकल मालिक्यूल को डिस्कस किया, हमने मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस किया, और फिर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में देखा। लेकिन अब जो है हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो वाटर है इसकी हमारी लाइफ में क्या जगह बनती है, जो वाटर है इसका जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी लाइफ में क्या रोल है, वाटर क्या क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम जो है यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें हम ये कहते हैं वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। हम अगर बात करें वाटर को देखें, इंट्रोडक्शन इसका देखें, तो हम कहते हैं ये मीडियम ऑफ लाइफ है। वाटर क्या है? मीडियम ऑफ लाइफ। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर है ये मीडियम ऑफ लाइफ है। अब ये वाटर जो है मीडियम ऑफ लाइफ है, इससे क्या मुराद है? हम ये बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे डिपेंड ऑन वाटर। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास एनिमल्स हैं, वो हमारे पास प्लांट्स हैं, जम्स हैं, वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं वाटर के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है क्या है? मीडियम ऑफ लाइफ है। हम कहते हैं कि वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है। तो फिर हम ये बात कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो कंपोजिशन है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर की इसकी फिर हम ये बात करते हैं कि वाटर की परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में। ये एनिमल्स टू एनिमल्स और सेल्स टू सेल जो है इसकी जो अमाउंट है वो हम कहते हैं कि डिफरेंट है। हम कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिजम्स में बात की जाए तो 65 से लेके 89% तक क्या है? वाटर प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। हम कहते हैं कि वाटर क्या है? सेल्स के अंदर कितना प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज है? 69 to 89%। फिर हम बात करते हैं कि डिफरेंट सेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 20% जो है वाटर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? बोन्स में, ठीक है। जो बोन्स सेल हैं इनमें 20% वाटर प्रेजेंट है। फिर हम कहते हैं कि 85% वाटर प्रेजेंट, ठीक है। एक और चीज़ है हमारे पास 85% वाटर प्रेजेंट है। कहाँ पे? ब्रेन सेल्स में। अब ये देखें कि हमारे पास 65 से लेके 89% तक जो वाटर है डिफरेंट सेल्स में इसकी कंसंट्रेशन है, डिफरेंट सेल्स में इसकी रेशो है। अब कोई सेल ऐसा है जिस तरह के बोन सेल हैं, इनमें वाटर की कितनी परसेंटेज है? हम कहते हैं 20% है। लेकिन जो ब्रेन सेल्स हैं इनमें 85% के करीब जो है वाटर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ब्रेन में सिर्फ वाटर ही वाटर है। हमारे पास जो फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सेरिब्रल, ये सारी जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो हम टोटल कंटेंट्स की बात करते हैं कि कितने कंटेंट्स पाए जा रहे हैं हमारे ये जो ब्रेन सेल्स हैं। हम कहते हैं कि 85% जो है। फिर इसकी बेटा हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, एक बात यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं किसमें? वाटर की प्रेजेंस में हो रहे हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बच्चे? वाटर की प्रेजेंस में। ये सारे के सारे जितने हमारे पास क्या हैं, ये जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसमें अब रिएक्शंस में हमारे पास क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस में बच्चे हमारे पास यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है, और इस मेटाबॉलिज्म में आगे हमारे पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। ये दोनों, एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। इन दोनों की हम बात करते हैं कि ऑल रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि जितना भी मेटाबॉलिज्म है हमारे सेल्स के पास, ठीक है, हमारी बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो किसकी मौजूदगी में हो रहा है? वाटर की मौजूदगी में हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, इसके अलावा हम हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं कि सच एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल हैं उनकी जो हाइड्रोलाइसिस है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो वाटर की प्रेजेंस में हो रही है। फिर हम कहते हैं कि वाटर को एज, देखें अब हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, फिर हम ये कहते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सभी में वाटर यूज हो रहा है। तो फिर हमारे पास बच्चे एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में भी हम बात करते हैं कि वाटर जो है वो यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है एज ए रॉ मटेरियल, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस एज ए रॉ मटेरियल। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि हमारे पास जो वाटर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वाटर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी बच्चे अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है ये हमारे पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्या मुराद है कि जितने भी हमारे पास दूसरे सॉल्यूशन हैं इसके पास ये एबिलिटी है कि उसको अपने अंदर ये मिक्स करने की सलाहियत रखता है। हम किसी भी लिक्विड को, किसी भी दूसरे मटेरियल को इसमें हल करें, ये उसको अपने अंदर हल कर लेता है, अपने अंदर मिक्स कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं वाटर यूज एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें किसी भी चीज को लाके डाल दें, ये अपने अंदर जो है उसको हल कर लेगा। तो दूसरी एक हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जितने आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड हैं, तो उनको जब वाटर में डाला जाता है तो उनमें क्या होता है कि वो अपने अपने मॉलिक्यूल्स में बिखर जाते हैं, उनमें आयोनाइजेशन हो जाती है। जिस तरह हमारे पास बच्चे क्या हैं, साल्ट्स हैं। साल्ट्स को अगर वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये अपने आयंस में बिखर जाते हैं। किस तरह से, हमारे पास साल्ट है, अर्थ करें NaCl है। अब दोनों पे, इसमें वाटर में क्या है, अगर वाटर के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है। इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज और इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब हमने इसको NaCl को इसमें हमने ऐड करवा दिया तो इसमें क्या है, हमारे पास क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये दोनों भी डिसोसिएट हो गए। हम कहते हैं कि क्या होते हैं, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में हल करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस। तो हम कहेंगे हमारे पास होगा क्या कि फिर हमारे पास सोडियम जो है ये अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, और इन दोनों पे इनके जो चार्जेस हैं वो भी आ जाएंगे। देखिए ये अपने चार्जेस में डिसोसिएट हो चुके हैं। अगर हम देखें इसमें कोई भी चीज है उसको हमने मिक्स कर दिया है, तो जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखें वाटर की, ये हमारे पास वाटर का है फार्मूला, अगर हम केमिकल फार्मूला कहें तो यहाँ पे O नेगेटिव है और ये दोनों O पॉजिटिव हैं। तो होगा क्या कि जब हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को इसमें इंसर्ट करवा देंगे तो वो दोनों भी क्या होंगे, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, दोनों जो है अपने चार्जेस में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये उनको आयनिक सब्सटेंसेस को डिसोसिएट करवा देता है इनटू देयर चार्ज ग्रुप्स, जो इनके चार्ज ग्रुप्स हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये तो हमारे पास था यूनिवर्सल सॉल्वेंट और आयनिक। कुछ हमारे पास बच्चे नॉन आयनिक भी होते हैं, उनको फिर इसमें जो है वो डिज़ॉल्व नहीं किया जा सकता। जिस तरह के बच्चे हम बात करें अपनी मेम्ब्रेन्स की, इनमें प्रोटीन है, ठीक है, इनमें फैट्स हैं, दे डोंट हैव एबिलिटी टू डिज़ॉल्व इनटू द वाटर, ये वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होते, ठीक है। या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें जिनमें ये अपने चार्जेस में जो डिसोसिएट नहीं होते, वो उनकी भी जो एबिलिटी है वो बड़ी कम होती है वाटर में डिसोसिएट होने की। तो हम कहते हैं कि होता हमारे पास क्या है कि देखें हमारी जो, अगर किसी सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली जाए, किसी भी मेम्ब्रेन की बात कर लें, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो भी हमारे पास मेम्ब्रेन है, तो या किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है, उसमें हम बात करते हैं कि उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट्स भी हैं, लाइपिड्स भी हैं, वो
अब क्या है कि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। अगर वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएं तो जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, जो मेंटेनेंस है बॉडी की, वो नहीं रहेगी। हमारी स्ट्रक्चर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए वाटर में ये जो दूसरे प्रोटीन और फैट्स वगैरह हैं ये डिजॉल्व नहीं होता, जिससे हमारी जो बॉडी है या हमारे जो सेल की शेप है वो बरकरार रहती है। ठीक है, आगे हम बच्चे इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं हमारे पास हीट कैपेसिटी के बारे में ये क्या बताते हैं। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हम इसकी हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमने असल में डिस्कस किया है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर है कि जिस तरह दूसरे बायोलॉजिकल मालिकूल हैं, वाटर भी एक बायोलॉजिकल मालिकूल है। क्यों बायोलॉजिकल मालिकूल है? इसका बहुत ज़्यादा रोल है जो स्ट्रक्चर है, जो मेंटेनेंस है किसी भी बॉडी की। जिस तरह हमारे पास किसी अगर हम बात करें सेल टू सेल की बात करें तो डिफरेंट रेशो प्रेजेंट है डिफरेंट सेल्स में। जिस तरह हमारे पास 65 से 89% जो हैं वो सेल जो हैं वो प्रेजेंट, इतनी परसेंट में जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि जो बोन सेल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोन सेल हैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है, यहाँ पे वाटर की अमाउंट बड़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 20% वाटर जो है वो प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। फिर हम ब्रेन सेल की बात की तो यहाँ पे ये 85% के करीब जो है वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो दूसरे सेल्स हैं उनमें ये जो रेंज है हमारे पास 65 से 89%, इसकी रेंज में इसके राउंड अबाउट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि देखें इसकी जब इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, वो मेटाबॉलिज्म है, वो कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, वो फोटोसिंथेसिस है, कोई भी किस्म का जो यहाँ पे हो रहा है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो सारे, और इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस करवा रहे हैं, वो सारे के सारे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में हो रहे हैं। वाटर एज ए हाइड्रोलाइसिस जो है वहाँ पे काम कर रहा है, किसी चीज़ को तोड़ने में जो है किसी चीज़ को बिल्ड करने में। जिस तरह हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है तो ये कैटाबॉलिज्म वगैरह में अपना रोल प्ले कर रहा है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जिस तरह के है, यहाँ पे वाटर एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जैसा कि हमारे पास रॉ मटेरियल सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह जो हमारे पास वाटर है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जिससे आगे हमें प्रोडक्ट मिल रही है। हम यहाँ पे देखें अगर हमारे पास क्या है CO2 प्लस H2O, तो ये क्या बना रहा है C6H12O6। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एज ए रॉ मटेरियल होने वाली चीज़ें क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने देखा कि वाटर यहाँ पे क्या है एज ए रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड मेकिंग या ग्लूकोज मेकिंग का प्रोसेस है। फिर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हम तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें एबिलिटी है कि सारे दूसरे सॉल्वेंट्स को अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवा लेता है, उनको अपने अंदर हल करवा लेता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किस तरह से है ये, हम कहते हैं कि देखें वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल, दो हाइड्रोजन का मालिक्यूल, इन पे पार्शियल चार्जेस होते हैं जो वान डर वाल्स अट्रैक्शन और वान डर वाल्स फोर्सेस हम जिनको कहते हैं वो इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसी तरह जब हम किसी आयनिक सब्सटेंस को या आयनिक कंपाउंड को इनके अंदर हम डिजॉल्व करवाते हैं तो दे कैन डिसोसिएट इनटू देयर कंपोनेंट्स इनटू देयर आयंस। तो हम कहते हैं कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जिस तरह हमने NaCl को डाला तो इसने क्या किया, सोडियम आयन अलग कर दिए, क्लोरीन जो है उसको अलग कर दिया, डिसोसिएट कर दिया इनटू देयर कंपोनेंट्स। फिर हम कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है। और कुछ हमारे पास नॉन आयनिक कंपाउंड हैं जिस तरह के प्रोटीन है, जिस तरह के लाइपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। उनके डिजॉल्व ना होने का एक फ़ायदा बेनिफिट ये है कि अगर वो डिजॉल्व नहीं होते तो वो असल में हमारी स्ट्रक्चरल जो मेम्ब्रेन है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है, उनमें वो प्रेजेंट होती हैं। और उनकी प्रेजेंस से होता क्या है कि हमारा जो सेल है, हमारी जो बॉडी है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ तक हमने आज देखा है। कल इंशाल्लाह हम जो है इससे नेक्स्ट हीट कैपेसिटी, वेपोराइजेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।